अखिलेश यादव की आज तीसरी सूची उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई और आज की ये लिस्ट बेहद अहम है। 7 में से 6 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन 6 में से 5 दलित उम्मीदवार हैं। और अखिलेश यादव ने आज तो सामान्य सीटों पर भी दलितों के चेहरे उतार दिए, यानी कि पहली बार अखिलेश यादव एक नया प्रयोग पश्चिम में कर रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, हम इसको समझेंगे। ये भी जानिए कि कैसे चंद्रशेखर आजाद रावण आज इंडिया गठबंधन से किनारे लग गए। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद रावण की दावेदारी की उस नगीना सीट पर किसे उतार दिया है, कौन है वो प्रत्याशी और कैसे अब आमने सामने होंगे दलित चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि बीएसपी कैसे अब अपना पीडीए तैयार कर रही है, यानी कि दलित और मुसलमान नहीं, बसपा का जोर इस बार ओबीसी यानी कि उसके मूल वोटर, पुराने वोटर, दलित, ओबीसी और मुसलमान सब होने जा रहे हैं। और आखिर में क्या शिवपाल यादव बदायूं लोगों का मूड भांपने गए थे? आखिर उन्होंने कोई जनसभा क्यों नहीं की? क्या अब भी बदायूं में उनके चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट की सूची जारी की है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। उसमें 2 बातें अहम हैं। 7 उम्मीदवारों के नाम का आज समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है और उस 7 में से 6 समाजवादी पार्टी के हैं और 1 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं है, पार्टी को दी गई है। जी हां, टीएमसी को यह सीट दी गई है और यह भदोही की सीट है। और यह तय मानिए कि यहां से ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हुए ललितेश पति त्रिपाठी यहां से उम्मीदवार होंगे। यानी कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की जो केमिस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगी। और जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे पूर्वांचल के, उनके पोते ललितेश पति त्रिपाठी अब भदोही से ममता बनर्जी की टीएमसी के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। ये हुई एक बात। और अब दूसरी बात भी सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, उनकी सियासत के लिए नगीना में और मुश्किल खड़े कर दिए। काफी वक्त से चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार इस बात को कह रहे थे कि वो नगीना से ही चुनाव लड़ेंगे और आज तो बकायदा उन्होंने एक बड़ी जनसभा भी की, अपने समर्थकों को बुलाया। तकरीबन 5000 के आसपास उनके समर्थक जमा भी हुए, उन्होंने ऐलान भी किया। लेकिन जैसे ही उनकी सभा खत्म हुई, अखिलेश यादव की वो लिस्ट आ गई और उस लिस्ट में नगीना का नाम भी था और नगीना से अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। मनोज कुमार, जो कि पूर्व एडीजे हैं, यानी कि जज रहे हैं, उनको अखिलेश यादव ने नगीना से अपना उम्मीदवार बना दिया। उसी नगीना से जहां से चंद्रशेखर आजाद रावण पिछले कई महीनों से न सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, खुलकर ऐलान कर चुके हैं और अब बीजेपी, सपा, बसपा और चंद्रशेखर आजाद रावण चारों इस सीट पर दावेदार होंगे। चारों की उम्मीदवारी यहां पर दिखाई देगी। लेकिन एक बड़ी बात यह कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए अखिलेश यादव ने सीट क्यों नहीं छोड़ी? वो इंडिया गठबंधन में नहीं थे, लेकिन 2022 के चुनाव के दौरान ही, जब चुनावी गठबंधन चल रहा था, तभी अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच खटपट हुई थी, दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे। उस चुनाव में भी गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन माना यह जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं। उनकी नजदीकी, उनकी निकटता जयंत चौधरी से थी। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन वो भी चंद्रशेखर को बीच मझधार में छोड़कर निकल लिए। और अब तो अखिलेश यादव ने भी उनसे पूरी तरीके से किनारा कर लिया जब उन्होंने अपने उम्मीदवार मनोज कुमार को वहां से उतार दिया। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने ये भांप लिया था कि अखिलेश यादव यहां से अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और तब उन्होंने एक बात कही थी और वो बात थी कि अखिलेश यादव का अगर बस चलता तो उन्हें पैदा ही नहीं होने देते।
यानी कि वो किसी दलित नेता को उभरते ही नहीं देखना चाहते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद रावण और अखिलेश यादव की कटुता इतनी बढ़ चुकी है कि अब दोनों आमने सामने हैं। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो जो एक दलित साइकी है, माइंडसेट है, वो अखिलेश यादव के इस बात की आलोचना कर रहा है कि कम से कम एक सीट अखिलेश यादव को या तो चंद्रशेखर आजाद रावण को देनी चाहिए थी या कम से कम उनके लिए छोड़ देना चाहिए था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अपने करीबी मनोज कुमार को उतार दिया है और अब ये चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। खैर, ये तो हुई चंद्रशेखर और अखिलेश यादव के आपसी केमिस्ट्री की बात। ये चुनाव हमें बहुत ही मनोरंजक तरीके से दिखाई देगा जब यहां पर चुनावी जंग होगी। लेकिन आखिर अखिलेश यादव ने नया प्रयोग पश्चिम के लिए क्या किया है, हम आपको ये बताते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जी हां, वो इलाका जो समाजवादी पार्टी का सबसे कमजोर नस रही। इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का अपना कोई समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत कभी नहीं रहा। उसकी वजह यह रही कि वहां मुसलमान तो बड़ी तादाद में हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, लेकिन वहां यादव उतनी बड़ी तादाद में नहीं है, या यूं कहें उनकी तादाद बहुत कम है, नगण्य है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास मात्र एक वोट बैंक बचता था, वो था मुसलमान। और अब जबकि जयंत चौधरी अलग हो गए, आरएलडी ने एनडीए का दामन थाम लिया, तब अब अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग किया है। और क्या है ये नया प्रयोग? तो ये नया प्रयोग है दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन। दरअसल ये दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बसपा का ही मूल मंत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बसपा मजबूत है तो उसकी वजह यह है कि पश्चिम में मुसलमानों की आबादी 25% से लेकर 45, 50, कहीं कहीं तो 60-65% तक है, और दलितों की आबादी 20%, 22% से लेकर 35% तक किसी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में है। ऐसे में ये दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हमेशा से बसपा को मजबूत रखता रहा है। अब जबकि अखिलेश यादव गठबंधन के लिहाज से पश्चिम में अकेले पड़ गए हैं, तब उन्होंने आज ये नया प्रयोग किया है। और ये नया प्रयोग आज उनके 6 कैंडिडेट जो उन्होंने आज जिनका ऐलान किया है उसमें साफ दिखाई देता है। 6 में 5 सीटें उन्होंने दलितों को दी हैं, 3 सुरक्षित सीट है, लेकिन अखिलेश यादव ने 5 कैंडिडेट दलितों के उतारे हैं। तो दलित 5 चेहरे उन्होंने उतारे हैं, और इसमें से 2 सामान्य सीट पर, एक मेरठ से और दूसरा बिजनौर से। अब हम आपको इसका भी विश्लेषण समझाते हैं। दरअसल बिजनौर सीट पर मुस्लिम की तादाद बहुत अच्छी है, और इस सीट पर बिजनौर से बसपा इसलिए जीती क्योंकि मुस्लिम दलित का एक कॉम्बिनेशन बना और सपा और बसपा साथ थे। इस बार दोनों अलग हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने यहां से बिजनौर से यशवीर सिंह को, जो कि धोबी बिरादरी से आते हैं, दलित समुदाय के, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और सपा को यह लगता है कि इस सामान्य सीट पर अगर दलितों और मुसलमानों का वोट उन्हें मिल गया तो फिर वो इस सीट पर बहुत मजबूत दावेदारी अपना पेश कर सकते हैं। कुछ वैसा ही उन्होंने मेरठ में किया है, और मेरठ में भानु प्रताप सिंह, जो कि एडवोकेट हैं और ईवीएम के खिलाफ एक जो मुहिम चल रही है उसके चेहरे माने जाते हैं, वो भी दलित बिरादरी से आते हैं, जाटो बिरादरी से हैं, और उन्हें अखिलेश यादव ने मेरठ की सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो प्रत्याशी के तौर पर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन मेरठ में दलितों की आबादी काफी ज्यादा है, और पहली बार कोई दलित अगर मेरठ से उतर रहा है तो अखिलेश यादव को लगता है कि अगर मुसलमान और दलित वहां एक हो जाएं तो फिर ये सीट बीजेपी से छीनी जा सकती है। और यही वो एक प्रयोग है जो अखिलेश यादव पश्चिम में कर रहे हैं, यानी कि सामान्य सीटों पर जहां यादवों की तादाद नहीं है, जहां उन्हें लगता है कि जाट अब उनके साथ नहीं है, अदर ओबीसीज बीजेपी के साथ हैं, तो वहां क्यों ना मुसलमान और दलितों का एक समीकरण बनाया जाए, और यही बिजनौर और मेरठ में दिखाई दे रहा है। तो
बिजनौर और मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर अखिलेश यादव ने 2 दलित चेहरे उतारे हैं। यह पहला प्रयोग है। और आपको बताएं कि सिर्फ इन 2 सीटों पर ही नहीं, आप अयोध्या में देख लें, अयोध्या में भी अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि पासी बिरादरी से हैं। यह सामान्य सीट है और यहां से बीजेपी ने ठाकुर, बसपा ने ब्राह्मण और अखिलेश यादव ने पासी बिरादरी के उम्मीदवार को उतारा है। यानी कि अभी तक तकरीबन 38 उम्मीदवार अखिलेश यादव उतार चुके हैं और इन 38 उम्मीदवारों में 3 उम्मीदवार दलित बिरादरी से हैं और उन्होंने सामान्य सीटों पर उन्हें उतारा है। तो एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव की सोच में और एक नए तरीके से वो एक नए समीकरण को बनाना चाहते हैं कि उनके साथ उनका जो पीडीए है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो बन जाए। यानी कि पीडीए जो अखिलेश यादव सोच रहे हैं कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उसके अलावा 3 लोगों की बात करें तो हाथरस से जसवीर वाल्मीकि को, इसके अलावा लालगंज से दरोगा सरोज को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि कुल 5 लोग, यशवीर सिंह बिजनौर से, नगीना से मनोज कुमार सिंह, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, हाथरस से जसवीर वाल्मीकि और लालगंज से दरोगा सरोज। ये 5 नाम हैं जो 6 आज कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। इसमें से 5 दलित हैं और 1 जाट बिरादरी से उतारा है और 1 सीट उन्होंने टीएमसी को दे दी है, जहां से ब्राह्मण चेहरा होगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर एक नया प्रयोग। अखिलेश यादव का पीडीए कुछ इस तरीके से नए तरीके से प्रयोग में आता दिख रहा है। अब अगली खबर। एक तरफ अखिलेश यादव दलित मुस्लिम प्रयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो मायावती अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट रही हैं। यानी कि दलित और मुस्लिम के साथ अब वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी, ओबीसी पर अपने दांव लगाने जा रही हैं। माना यह जा रहा है कि कांशीराम ने जिस तरीके से उन जातियों को अपने साथ जोड़ा था जो तादाद में कम हैं लेकिन ओबीसी के लिहाज से एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, दरअसल समाजवादी पार्टी बीएसपी उन जातियों को इस बार अच्छे खासे तादाद में सीटें देने जा रही है। पाल बिरादरी, मौर्य बिरादरी, शाक्य, राजभर, इस तरह की जो बिरादरियां हैं, इस बार बसपा के टिकट उन चेहरों को भी मिलेंगे, उन बिरादरियों को भी मिलेंगे, ऐसा बसपा का कहना है। अगर आप 8 सीटों के अभी उनके जो उन्होंने ऐलान किया है उसे देखेंगे तो 4 मुसलमान हैं, 2 उसमें से ब्राह्मण हैं। तो बसपा इस बार ब्राह्मण मुसलमान के साथ साथ दलित, उनका अपना जो वोट बैंक है उस पर तो नजर होगी ही, लेकिन ओबीसी पर ज्यादा दांव लगा रही है। बीजेपी से भी लोग बसपा की तरफ आ रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। अयोध्या पाल जो कि बहुत बड़े नेता रहे हैं पाल बिरादरी के, उन्हें बसपा ने अपनी तरफ तोड़ लिया है और मायावती से वो मिल चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि फतेहपुर से अयोध्या पाल बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। जिस तरीके से सच्चिदानंद पांडे को बीजेपी से तोड़ करके बसपा अयोध्या से लाकर लड़ा रही है, ऐसे ही पुराने ऐसे नाम जो कभी बसपा के पुराने नेता कार्यकर्ता हुआ करते थे, उन्हें एक बार फिर बसपा उन जगहों से टिकट देने जा रही है जो कि उनका मूल वोट बैंक हुआ करता था, यानी कि ईबीसी और ओबीसी। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली में भी बसपा इस बार अपने कैंडिडेट उतारेगी। कहा यह जा रहा है कि एक जगह ब्राह्मण और एक जगह वो मौर्य बिरादरी के कैंडिडेट देने जा रही है। तो कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है कि जिस बीएसपी ने उन्हें समर्थन दिया था कैंडिडेट न देकर, इस बार अमेठी और रायबरेली में उनके कैंडिडेट उतरने जा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बीएसपी अपने प्रयोग को बदल रही है। उसका कहना है कि जितनी जिसकी आबादी उसके हिसाब से उसकी भागीदारी। लोग बेशक कहें कि मुसलमान और दलितों पर वो ज्यादा फोकस करेगी, लेकिन बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो उनका मानना है कि जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से भागीदारी मिलेगी। मुसलमानों के 8 में 4 कैंडिडेट दिए गए हैं, लेकिन 16 से 18 और 20 तक ही मैक्सिमम उन्हें ये
कैंडिडेट जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। और अब आखिर में शिवपाल यादव की बात। जी हां, शिवपाल यादव ने आज अपना 2 दिनों का दौरा पूरा कर लिया और वो बदायूं से वापस लौट गए। 2 दिनों तक उन्होंने खूब मीटिंग्स की, अच्छे बड़े काफिले के साथ पूरे बदायूं में घूमते रहे, कई नेताओं के घर, कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन एक भी उन्होंने चुनावी रैली जैसी कुछ नहीं की। ना तो उन्होंने कोई जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से उन्होंने बात किया, ये जरूर कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पार्टी का फैसला है, लेकिन 2 दिनों तक शिवपाल यादव दरअसल लोगों का मूड टटोलते रहे। वो मूड भांपते रहे कि आखिर अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं तो फिर लोगों का रुख क्या होगा। दरअसल उनकी ये यात्रा बदायूं के लोगों के मूड को भांपना था, बदायूं के कार्यकर्ताओं के मन को समझना था कि अगर वो चुनाव में उतर रहे हैं तो क्या कार्यकर्ता उसी तन मन धन के साथ उनके साथ उतरेंगे। पूरे 2 दिनों तक शिवपाल यादव इस मनस्थिति को समझने की कोशिश करते रहे और यही वजह है कि उन्होंने इस बात को तो दोहराया कि हां, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने लोगों से कोई संवाद नहीं किया। लोगों का मतलब कोई जनसभा नहीं की, किसी पब्लिक मीटिंग को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। हां, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लेते रहे। आपको बताएं कि धर्मेंद्र यादव इन 2 दिनों में कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके ज्यादातर बहुत ही जो कोर वर्कर्स हैं, जो सबसे करीबी उनके वर्कर्स हैं, वो भी नदारत रहे और यही मूड कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को संशय में डाल रहा है कि अगर धर्मेंद्र यादव के लोगों ने तन और मन लगाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में मदद नहीं की तो फिर इस चुनाव का क्या होगा। हालांकि धर्मेंद्र यादव का कहना है कि परिवार उनके लिए सर्वोपरि है। अगर परिवार ने फैसला कर लिया है कि वो शिवपाल यादव वहां से लड़ेंगे तो उनके पिता तुल्य हैं और वो उन्हें चुनाव भी लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। लेकिन शिवपाल यादव मंजे मंजाए खिलाड़ी हैं सियासत के, उन्हें संगठन भी बहुत बेहतर समझ में आता है। ऐसे में ये 2 दिनों का दौरा उनका चुनावी दौरा नहीं था, बल्कि लोगों के मूड को भांपने का दौरा था। और इस मूड को भांपने के बाद अब शिवपाल यादव फैसला लेंगे कि क्या वो सचमुच इस चुनाव के लिए तैयार हैं या नहीं। ऊपर से और आधिकारिक तौर पर उन्होंने साफ कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पार्टी का फैसला है, लेकिन अभी वो एक विचार जरूर करेंगे इस दौरे के बाद कि लोगों ने आखिर उनसे क्या कहा, लोगों ने उन्हें क्या फीडबैक दिया। और ये फीडबैक अब अखिलेश यादव को भी देंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि चाचा लड़ेंगे या फिर चाचा के भतीजे धर्मेंद्र। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।